संभव है, क्योंकि हमने देखा है अब तक झारखंड में जितनी बार भी चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए हो या फिर विधानसभा के चुनाव हुए हो, वो कम से कम 2 चरणों में हुए, क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक झारखंड है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम वहां पर किए जाते हैं, चुनौतियां होती है सुरक्षा बलों के लिए। शांतिपूर्ण मतदान हर बार झारखंड में। देखिए, अब देखना होगा चुनाव आयोग आखिर झारखंड के लिए क्या विचार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए चुनाव आयोग की अभी तक की तैयारी है कि एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र काफी शांतिप्रिय राज्य है उस लिहाज से, लेकिन हो सकता है झारखंड में चुनाव आयोग को अगर ऐसा लगेगा तो चुनाव आयोग एक की बजाय 2 तारीखों में मतदान करा सकता है। दो दो दौर का मतदान झारखंड में किया जा सकता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हो जाएगा। आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, जिसमें बड़ा ऐलान होगा, चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी, शंखनाद हो जाएगा और इसके बाद सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरेंगी। बिल्कुल नीतीश लगातार मुंबई से बने हुए। नीतीश, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान आज जब 3:30 बजे के बाद हो जाएगा और आचार संहिता लगेगी राज्य में, ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है महाराष्ट्र सरकार की, और जिसकी त्योहारों से पहले एक किश्त मुख्यमंत्री जारी करना चाहते थे, वो लाडली बहना करके जो योजना है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या चुनाव आयोग से इसको लेकर परमिशन सीख की जाएगी कि त्योहारों के सीजन में उसकी ये किश्त जारी जो है वो करनी दी जाए, या फिर वो भी नहीं जारी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस योजना के तहत जो राशि जा रही है, तो योजना के तहत जो योजना एक बार शुरू कर दी गई है, तो जहां तक बात रही किस्त जारी करने की, तो योजना में किसी भी तरह से रुकावट नहीं आएगी ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक बार जो है परमिशन सीकिंग का काम जो है, एक परमिशन लेने का काम जो है यहाँ से महायुति की तरफ से जो है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है वो किया जाएगा। और बात करें चुनाव के तारीखों को लेकर और घोषणा को लेकर, तो इस विधानसभा चुनाव में सत्ता की जंग तो दोनों गुटों में है ही, दोनों अपक्ष और विपक्ष में है ही, लेकिन साथ ही साथ सत्ता की चाबी के साथ यहाँ पर 2 क्षेत्रीय पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो 2 भागों में बंट गई है, वो यहाँ पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और दोनों ही, शिवसेना की दोनों पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की दोनों ही पार्टी यहाँ पर अस्तित्व का लड़ाई जो है वो लड़ेगी। इसके लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। और साथ ही भाजपा जो बीते 2.5 साल से जो है महाराष्ट्र सरकार में है, लेकिन जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है, जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को 2019 के चुनाव के समय घोषित किया था, और उसके बाद जो है जिस तरह से चुनाव नतीजा ये बहुत बड़ा शिवसेना ने जो है यूटर्न ले लिया था, और उसके बाद ये जो सरकार उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल आपने उठाया है, इसका चेहरा कौन होगा? क्या जब विधानसभा चुनाव में ये तीनों पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव में जाती हुई नजर आएंगी, तो एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे, या फिर बदलाव की संभावना, गुंजाइश नजर आती है? क्योंकि अगर मैं सीट शेयरिंग के लिहाज से बात करूं, तो जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ा जो खाका है सीटों का, वो तो बीजेपी को मिलने वाला है। तो ऐसे में चेहरा कौन होगा गठबंधन का, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए चेहरा को लेकर अभी तक जो है कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार इन सारी चीजों पर जो है सवाल बने हुए हैं, संशय बने हुए हैं। क्योंकि जब आज पीसी भी की जाएगी 2:30 बजे महायुति के तरफ से संयुक्त पीसी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार जो भी इस वक्त उप मुख्यमंत्री है, तो ये तीनों जब संयुक्त पत्रकार परिषद करेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय जो है सबसे पहला सवाल यही होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा पर अभी तक क्या कुछ बातें इनकी हुई है और किसे मुख्यमंत्री चेहरा जो है बनाएंगे। लेकिन जो बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले कुछ सालों में, जो विधानसभा चुनाव जिस तरह से भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ती रही है, तो ऐसे में कई सारे चुनावों में जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है, पहले मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा जो है वो नहीं की जाती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं, जिस तरह से जो नतीजे आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे की जो है चुनाव जो है कहीं ना कहीं किया जाता है। हमने देखा भजन लाल शर्मा किस तरह से राजस्थान में जो है, भजन लाल शर्मा जो कि चुनाव से पहले, चुनाव नतीजों के बाद भी किसी ने सोचा नहीं था, एकाएक जो है उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा जो है बनाया गया, मुख्यमंत्री के पद पर जो है उन्हें बिठाया गया। तो ऐसे ही सरप्राइजेस जो है लगातार बीजेपी ने बीते 2 से 3 सालों में जो है अपने वोटर्स को और राज्य की जनता को जो है दिया है। बात हो गई, महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कुछ अपडेट आ पा रही है क्या नीतीश?
देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार की तरफ से लगातार इस बात पर जो है जोर दिया गया है कि मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव से पहले जो है घोषित करना चाहिए। तीनों सहयोगी दलों के आपसी विमर्श के साथ ही जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस चीज से जो है लगातार मुंह फेरती रही है। कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और जब से हरियाणा के नतीजे आए हैं उसके बाद से तो और जो है शिवसेना हमलावर हो गई इस चीज को लेकर कांग्रेस पर। और कांग्रेस की तरफ से जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, वो बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल दोनों ही गठबंधन के लिए इस वक्त यही है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बैठक है। शाम 7 बजे का समय तय किया गया है जब बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के मार्गदर्शन में ये मीटिंग होगी। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक है चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही। आपको बता दें कि आज झारखंड को लेकर भी हम बैठक है। संजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्या कुछ अपडेट आ पा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर तो चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। झारखंड की स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है? आज कोर ग्रुप की बैठक भी बुलाई गई है 7 बजे। कब तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं? की बैठक बुलाई है, कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड की पहली सूची बीजेपी कल अनाउंस कर सकती, कल घोषित कर सकती है, नामों पर मोहर लगा सकती है। कल जिस तरह से महाराष्ट्र के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो बीजेपी ने 100 से ज्यादा नामों को सिंगल कर दिया था, तो वो सारे के सारे नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे और 100 के लगभग नामों की बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी 162 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस बार बीजेपी चाहती कि वो 165 से 170 सीट पर चुनाव लड़े, तो देखना होगा कि बीजेपी कितनी सीटों पर वहां पर कॉन्टेस्ट कर रही है। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड की कोर कमेटी की बैठक आज शाम को होने जा रही है। आज जो बैठक होगी कोर कमेटी की, उसमें कल लगभग करीब 35 से 40 या 40 से 45 सिंगल नामों पर मोहर लग सकती है, जिन नामों को कल होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। और कल झारखंड के नामों पर भी बीजेपी की पहली सूची पर मोहर लग सकती। तो बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में, बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि चुनाव में लीड ले ले, उम्मीदवारों की घोषणा भी पहले कर दे। और सबसे बड़ी बात जो है सीट शेयरिंग की, वो महाराष्ट्र में भी आएगी और साथ ही साथ झारखंड में भी लागू हो रही है, क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी के पास 2 अलाइज है। वहां पर सुदेश महतो के साथ गठबंधन करके जा रही है, साथ ही साथ जेडीयू को भी सीट दी है बीजेपी ने, तो वहां पर बीजेपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार एनसीपी गुट के साथ में चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल, नीतीश लगातार बने हुए। नीतीश, सवाल एक और बहुत ही वाजिब जो इस वक्त चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उठेगा, वो ये है कि उद्धव ठाकरे को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खत लिखकर बकायदा ये बात जो है वो अपनी मंशा जाहिर की है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ होना चाहते हैं। क्या अब तक शिवसेना उद्धव की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब दिया गया या उस पूरे अलायंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से एमआईएम को साथ में लेने की बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से चल रही है, उद्धव ठाकरे गुट के को छोड़कर अगर बाकी सहयोगी दल की बात करें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की, चाहे वो सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, तो सब कहीं ना कहीं एमआईएम को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने के लिए तैयार है। लेकिन ये इसी को लेकर जब बीते दिनों दशहरा जनसभा हुई थी शिवसेना की, दोनों ही शिवसेना की, तो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था। चंदन, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जिस कांग्रेस को और जिस पार्टियों को लगातार गाली देते रहे बाला साहब ठाकरे जब वो जीवित थे, जिनको लगातार वो लताड़ते रहे, आज उन्हीं पार्टियों के गोद में जाकर जो है उद्धव ठाकरे बैठ गए हैं। और एमआईएम जैसी पार्टी जिसने 370 और राम मंदिर का विरोध किया था, ये एकनाथ शिंदे कहते हुए नजर आए थे। बात यहाँ पर ये लोग कर रहे, ये काफी बड़ा हमला जो है उद्धव ठाकरे पर किया गया था। और ऐसे में अगर एमआईएम को शामिल महाविकास आघाड़ी में किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो महायुति है उनके पास जो है कटाक्ष के लिए और
महाविकास आघाड़ी पर हमला करने के लिए काफी कुछ होगा, क्योंकि लगातार 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है ओवैसी खुलकर जो है इसका विरोध करते रहे, और वहीं जब तक बाला साहब ठाकरे जो है जीवित थे उन्होंने लगातार इन मुद्दों पर खुलकर बात रखी और बिल्कुल बिल्कुल ये सारी बातों पर कहते रहे और समर्थन किया उन्होंने। बिल्कुल। और फिर तो सवाल ये उठता है, जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सबको एकजुट होने की जरूरत है, संजय जी, अगर महाविकास आघाड़ी में ओवैसी को एंट्री नहीं मिलती है फिर तो वो एक थर्ड फ्रंट क्या बनाते हुए नजर आ सकते हैं, जैसा वो उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां पर वो विफल हुए। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, वहां भी जिस तरीके से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश तो की गई असदुद्दीन ओवैसी से अभी कुछ दिन पहले, जब उनके एक बड़े नेता जो हैं वो गाड़ियों के काफिले के साथ मुंबई में घुसने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर जगह नहीं मिलती है महाविकास आघाड़ी में तो फिर एक थर्ड फ्रंट भी बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आता है। देखिए जी बिल्कुल चंदन, देखिए थर्ड फ्रंट भी बनता हो। जहां तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान पूरे देश भर में आप देख सकते हैं टैक्टिकल वोटिंग करता है, वो रणनीतिक रूप से वोटिंग करता है कि जो पार्टी बीजेपी को हराने में जहां पर सक्षम दिखती है वहां पर मुसलमान उसके खिलाफ वोटिंग करता है। तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई अपना बहुत बड़ा बेस नहीं है, क्योंकि बेस जो है महाराष्ट्र में वो शिवसेना, उद्धव गुट का है, चाहे हम एनसीपी की बात करें, शरद पवार का है, कांग्रेस पार्टी का है, तो इनका अपना बेस है। तो ये नहीं चाहते असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेना, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेते ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना असहज हो जाएगी, उसके लिए अनकंफर्टेबल स्थितियां बन जाएगी। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का इतना खुद का वोट भी नहीं है, अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को साथ में अगर इंडिया गठबंधन अपने साथ ले लेता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हर जगह पर फिर अपनी सीटें मांगेंगे और हर जगह सीट पे शेयरिंग भी मांगेंगे। तो ये देखना होगा, ये फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है, क्योंकि वो लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन को। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में जो चीजें तय करने वाले हैं वो है शरद पवार। शरद पवार वहां के चाणक्य माने जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, ये दोनों ही नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, ये सारे के सारे शरद पवार के अंडर में काम करते, कह सकते हैं उनकी सलाह पर काम करते हैं और उनकी रणनीति को, उनकी बातों को काफी महत्व भी देते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अहम देखना होगा कि आखिर किस तरीके से शीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो निकल कर आता है। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के मद्देनजर जुड़ चुके हैं। रितेश, झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की लेकर जो तारीखों के ऐलान है वो भी आज किए जाएंगे। चुनौतियां जहां एक तरफ बीजेपी के लिए है कि किस तरीके से वो एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में वापसी करे, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपने सबसे विश्वस्त सिपह सलाहकार चंपई सोरेन के बिना पहली बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं शीट शेयरिंग को लेकर? बातचीत जो है वो क्या फाइनल हो चुकी है? और एक बड़ी बैठक भी आज बीजेपी जो है शाम 7 बजे अपने मुख्यालय पर करने वाली है, विशेष तौर पर झारखंड को लेकर। बिल्कुल, देखिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, आजसू हो, तमाम लोगों की निगाहें थी। और आज ये साफ हो जाएगा कि चुनाव तारीख जब ऐलान हो जाएगा तो चुनाव को लेकर और जो सरगर्मी है और जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएगी। आपने कहा कि जैसे कि बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, कि झारखंड काफी महत्वपूर्ण है। भले ही 81 विधानसभा सीटों की बात है, लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों की नाक की लड़ाई, साख की लड़ाई बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए, झारखंड साल 2000 में इसका गठन हुआ और 24 साल हो चुके हैं, कहीं भी स्थिर सरकार। आप देखिए कि इन 24 सालों में कितने मुख्यमंत्री बदले और झारखंड को जिस उद्देश्य से बिहार से अलग किया गया, इन 24 सालों में जो विकास होना चाहिए था, जो नीतियां बननी चाहिए थी, खास तौर पर जिन आदिवासियों के नाम पर झारखंड अलग हुआ, उनके लिए उस तरह से कुछ चीजें होती हुई दिखाई नहीं दी। जितने भी मुख्यमंत्री बने, ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते गए, अनियमितता के आरोप लगे, सरकारें स्थिर नहीं रही, कब कौन किसके साथ जाएगा, ये सारी चीजें स्थिर नहीं रही। तो इसको लेकर अब इस बार चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी, उनके मन में है कि एक स्थिर सरकार है। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक से एक योजनाएं आ रही, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी है और इस बार चुनाव में वो प्रमुख चेहरा है महागठबंधन की तरफ से। आप देखिए कि वो लगातार जब से जेल से आए हैं वो एक दिन भी नहीं बैठे हैं
और लगातार बिल्कुल जो आक्रामक लोगों मूड में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। रितेश आप बने रहिए हमारे साथ, नीतीश आप भी, और संजय जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी बड़ी कवरेज जारी है। आपको बताओ, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रेक के उस पार लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं।